हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, योर प्रेप। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी ने एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम था कल बहुत अच्छे से किया होगा। ये वीडियो मैं 17 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं इसको डेट और वगैरह टाइम को एडिट कर दूँगा। सो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप सभी ने पेपर जितना उनमें भी अच्छे से दिया है, वो सभी लोग मेंस की तैयारी के लिए लग जाएं। और जो मैंने वीडियोस पुराने बनाए हुए हैं जिसमें मैंने पॉलिटी सेक्शन को अच्छे से कवर किया हुआ है 2024 मेंस को, उसके वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। हर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंतराल पे आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये लास्ट सेक्शन बना रहा हूँ ज्योग्राफी एमपीपीएससी 2024 का। इसके बाद हम नया कुछ सेक्शन ट्राई करेंगे। देखो हो क्या रहा है कि मुझे फिज़िकल ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कराना था, बट वो वीडियो एक्चुअल में डिलीट हो गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। अबे रुक रुक, ये ले। इतनी खुशी आज। मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया गलती से और वो सेक्शन ही डिलीट हो गया। सो आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, तो आई विल रिकॉर्ड इट अगेन एंड आई विल अपलोड इट सून। और वैसे भी अब लोग मेरे चैनल पे जितने ज़्यादा हो सके उतने जुड़ें, और कृपया सभी लोगों को शेयर करें और बताएं कि कोई एक व्यक्ति है जो एमपीपीएससी के लिए बेहतर वीडियो बना रहा है। इसी के साथ आपको मेरे जितने भी पीडीएफ हैं और भी बाकी चीज़ों के अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये जो पीडीएफ है आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी उसी में। सो आइए हम बिना टाइम गवाए ज़्यादा अब हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला तो यही है, इसमें आपको 5 सवाल लिखने हैं, बट मैंने 10 के आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, बट आई ट्राई टू मैनेज इन सम वॉट 210 220 वर्ड्स। सो पहला क्वेश्चन है, गिव अ जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये नीचे मेरे को लगता है किसी ने पेनिनसुलर प्लेट्यू बना दिया है इंडिया का, बट ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट्स, उसमें ईस्टर्न घाट, सतपुरा। मैं एक बार पहले ही बता दूँ, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ और ये जो मैं आंसर देता हूँ आपको, दीज आंसर जस्ट फॉर रेफरेंस। ये पर्टिकुलर आंसर नहीं है, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें लिखना क्या है। दैट्स वाई आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोज़ ओनली। ये वीडियोस प्योरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को एरर लगता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उनकी होगी और ट्रांसलेटर की है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ओके, सो आपको ये ही लिखना होता है लोकेशन। अब इसमें पूछा गया है, देखो, पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पूछा है, तो आपको उनकी टोपोग्राफी बता दीजिए, डिविजन्स बता दीजिए, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, उसमें आपका मालवा का प्लेट्यू है, अरावली रेंज, विंध्यन है। ठीक है, चंबल नर्मदा रिवर बता दीजिए, डेक्कन प्लेट्यू बता दीजिए, महाराष्ट्र कर्नाटक। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू वो बसाल्टिक लावा से बना है, जो कि लिखा हुआ रिच इन बसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन, वो भी बता सकते हैं। सदर्न प्लेट्यू बता सकते हैं, तमिलनाडु प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ केरला, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। फिर उसमें सेवरल रिवर्स भी बता सकते हैं, और हिल और माउंटेन रेंजेस के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं। कार्डमम रेंज बता सकते हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी। और कोई एक दो लोकेशन में आप वो भी बता सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, नेशनल पार्क्स वगैरह, कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कवर करता है, दीज आर दी सदर्न मोस्ट। वहाँ पे कोई अच्छे से हिल को बता दीजिए, ऊटी बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, 3 4 चीज़ें बता दीजिए। तो दिस इज़ द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एन आंसर। एक बेसिक एग्जाम्पल बनेगा आपके आंसर का। ठीक है, दिस दिस इज़ द प्रॉपर वे कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये दिस इज़ द बेस्ट वे, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज़ फॉर रेफरेंस ओनली। ये आपने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया, इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। देखो, इसको समझाना थोड़ा टफ है। इंडियन मानसून को समझाना इसलिए टफ है बिकॉज मानसून को जिन्होंने भी डिस्क्राइब करा है वो मोर और लेस एक उस तरीके से बताते हैं कि नॉट श्योर कि किस तरीके से उसको बताया जाए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने ये जहाँ से भी नोट डाउन करा है या निकाला है, जैसे भी किया है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। ओरिजिनेट कैसे होता है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम, लैंड सी टेम्परेचर, ग्लोबल विंड पैटर्न्स वगैरह, उसकी वजह से होता है। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ड्यू टू द समर मंथ्स, लैंड मास ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो होता है वो हीट अप हो जाता है, वाइल द सराउंडिंग जो होती है उसके आसपास की ओशन से, स्पेशली द इंडियन ओशन, और वो है ना हीट अप मोर स्लोली एंड दिस क्रिएट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड द ओशन। हिंदी में भी दिया होगा भाई मैंने आंसर, किसी को ऐसा लगे
कि इससे क्या होता है, इससे भूमि और महासागर के बीच में तापमान में अंतर पैदा हो जाता है। निम्न दबाव मतलब क्या है, लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है। विंड का मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया नोन एज द सदर्न वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून सिस्टम जनरेट हो जाता है उससे। लार्ज वाटर वेपर्स कैरी होके आता है। ओरोग्राफिक इफेक्ट भी होता है। व्हेन द मॉइस्ट विंड रीच द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस दे आर फोर्स टू राइज कूल डाउन एंड रिलीज हैवी रेनफॉल। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओरोग्राफिक होता है वहाँ पे। और जहाँ पे वो नहीं होता वो रेन शेडो एरिया बन जाता है। सीजनल चेंजेस और उसकी वजह से बेसिक आंसर है इसमें। ज़्यादा कोई वेदर फिनोमेना मत बता देना इसमें। अल्लीनो, लानीना, इंडियन ओशन डाइपोल, इनकी चीज़ें मत बताना। अगर आपको लग रहा है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो कि लानीना से फ़ायदा होता है, अल्नीनो से थोड़ा सा नुकसान होता है, इंडियन ओशन डाइपोल से फ़ायदा होता है कि उससे सदर्न ऑसिलेशन से नुकसान होता है। ऐसे ये चीज़ें बता सकते हो। सिंपल सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट इतना समझ में नहीं आता है, जो आपको बेसिक बातें पता हैं सिर्फ उसी का राग अलापिएगा, उससे ज़्यादा मत करना कभी भी। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। देन हम इसके बाद हम नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब राइस प्रोडक्शन एंड मेजर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। सो देखो क्वेश्चन कभी भी लिखो, ट्राई टू इंक्लूड एमपी इन दैट। ओके, मैंने ट्राई किया होगा आई थिंक कि इसमें राइस प्रोडक्शन के बारे में बता दूं। राइस इज़ वन ऑफ द स्टेपल क्रॉप्स इन इंडिया। प्रोडक्शन प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंट्रीज एग्रीकल्चर की इकॉनमी में। ठीक है ना। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहीं पर होती है। फर्टाइल टेम्परेट टेम्परेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेट चाहिए, और फर्टाइल सॉइल चाहिए। आइडियल कंडीशन फॉर द राइस कल्टिवेशन, वार्म होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिड होना चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कंसिस्टेंट रेनफॉल और इरिगेशन मिलना चाहिए। मेन दो सीज़न होते हैं। खरीफ होता है जो मानसून सीज़न है, रबी होता है जो विंटर सीज़न है। इन द खरीफ सीज़न क्रॉप इज़ प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। इन द रबी ग्रोन विद द इरिगेशन। देखो जिनकी जो लोग प्रॉपर जो शहर के लोग नहीं है वो आराम से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत आराम से। मैं थोड़ा शहर का व्यक्ति हूँ, मुझे थोड़ा आंसर लिखने में ढूंढने में टाइम लगता है, दैट इज़ ओके। फिर मैंने कुछ एरियाज़ के नाम ले दिए, जैसे वेस्ट बंगाल में नोन फॉर हाई प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश में होता है, तराई रीजन में होता है, पंजाब हरियाणा में बहुत चावल होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, बिहार उड़ीसा में होता है। सिंपल गंजेटिक बेल्ट है वहाँ पे, इसीलिए मेजर राइस का प्रोडक्शन जो है आप छत्तीसगढ़। सॉरी मैंने यहाँ पे पानी का ग्लास रखा हुआ है इसलिए वो बीच बीच में अटक रहा है। छत्तीसगढ़ प्लेन के बारे में लिख दो, रायगढ़ बिलासपुर लिख दो, ग्वालियर मुरैना भाई वो लिख दो, रीवा सतना लिख दो, वैरायटीज़ लिख दो, IR 36, IR 64 इन बासमती। तीन चार चीज़ें मध्य प्रदेश की भी लिख दो, एरिया वाइज लिख दो। टीचर को लगेगा, जो चेक कर रहा है उसको लगेगा कि हाँ भाई उसको एमपी की भी नॉलेज है, उसने इंडिया के साथ साथ एमपी का भी इंक्लूड किया हुआ है, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब के बाद आप एमपी, छत्तीसगढ़ यही लिख सकते हो। ठीक है, उससे कुछ नहीं है। और आप इसको मैंने लाइन बाय लाइन दिया है ताकि याद करने में इजी हो। इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करो, याद करो। जब आप आंसर लिख रहे हो तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना भाई, पूरा पैराग्राफ लिख देना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है डिस्कस द वाटर हार्वेस्टिंग। भाई क्या चीज़ है ये वाटर हार्वेस्टिंग? बचपन से जल संचय करने के तरीकों को पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग नीड्स इन इंडिया। देखो सिंपल सी बात है, क्यों चाहिए हमें मतलब पानी क्यों बचाना चाहिए? पीने के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे क्या कहते हैं जीव जंतुओं के लिए। उसके अलावा हम उससे खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? पहले तो सबसे पहले लिखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। मतलब क्योंकि इस मतलब ये होता है कलेक्टिंग रूफ वाटर। सॉरी मैं दूसरी चीज़ देख रहा था इसलिए अटक गया। कलेक्टिंग रूफ वाटर, पानी बरस रहा है उसको इकट्ठा कर लो, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? ड्रिप इरिगेशन में काम आ सकता है। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब एक ड्रिप मतलब एक एक बूंद करके, और स्प्रिंकलर मतलब एक पानी की धार निकल रही होती है, उसमें एक चक्का सा लगा होता है गोल सा, वो घूमता रहता है, पानी कट के दूर दूर तक गिरता रहता है। वो देखा होगा आपने, नहीं तो गूगल कर लेना। वाटर ऑगमेंटेशन। अब क्वेश्चन क्या है देखो, कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग नीड्स। इंक्रीजिंग नीड्स क्या है? ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाएगा इससे। वाटर ऑगमेंटेशन से क्या होगा? इंटरलिंकिंग हो जाएगी। पॉलिसी और अवेयरनेस के बारे में आप दे सकते हो। देखो मैंने क्या है, थोड़ा हाई फाई आंसर लिख दिया। अभी जब मैं देखा ना तो मेरे को समझ में आया थोड़ा हाई फाई आंसर हो गया। सिंपल सिंपल चीज़ें भी लिख सकते हो। फार्मर के लिए हो सकता है, पीने का पानी हो सकता है ऑगमेंटेशन से। उसके अलावा और क्या चीज़ें लिख सकते हो? कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई जा सकती है कि भाई हमारे पास पानी है। चेक डैम्स के लिए भी काम आ सकता है। जल शक्ति अभियान के लिए भी काम आ सकता है। तो दीज आर दी इफेक्टिव वेज, ये लिख देना। इसके साथ में मैं एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी आंसर लिख रहा होता हूँ, सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंशन सम क्या कहते हैं स्कीम्स।
ओके। बट मोर और लेस मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि स्कीम्स लिखने में प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी वो स्कीम से क्वेश्चन नहीं है, वो सिंपल पूछ रहा है, आप उसमें स्कीम घुसेड़ेंगे तो हो सकता है कि वो आपको नंबर ना दे, क्योंकि उस स्कीम का उससे रिलेशन तो डायरेक्टली होगा बट वो को रिलेट नहीं कर पाएगा चीज़ों को जो चेक कर रहा है कॉपी। मत लिखो स्कीम्स, आपको पता है आप इंटरव्यू में बता देना स्कीम्स, सिंपल सिंपल। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 3.3। अकाउंट ऑन दी अकाउंट ऑन दी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिंपल। इसको हम 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे। प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोडक्शन, मुंबई हाई, असम, गुजरात, राजस्थान। मुंबई हाई में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, असम में ऑयल फील्ड्स हैं, दिग्बोई, ठीक है, रुद्र सागर, असम आर सिग्निफिकेंट, वो लिख सकते हैं। और गुजरात में ऑनशोर ऑयल फील्ड्स हैं, कैम्बे बेसिन में है, राजस्थान में बामर, ठीक है, क्राइन में है, इंडिया मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया। ओके। रिफाइनिंग का भी लिख दो यहाँ पे, बढ़िया। ऑयल एंड रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी रिलायंस है बेस्ट। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑब्वियसली ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी करता है बहुत सारे एरियाज़ में। वास्ट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन और रोड चैनल के थ्रू होता है। मध्य प्रदेश का भी लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे। मध्य प्रदेश है सिग्निफिकेंट पेट्रोलियम प्रोडक्शन, रायगढ़ में है, बीना में। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि जब 3-4 लिखें तो उसको लगे कि भाई आप एमपी के पर्सपेक्टिव से भी बता रहे हो। पूछ वो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से रहा है बट आप एडिशनल पॉइंट आप एमपी का बता दे रहे हो, शायद उसको अच्छा लग जाए। उसके अलावा आप वर्ल्ड में भी देख सकते हो, वर्ल्ड का भी लिख दिया। कंट्रीज लाइक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, वेनेजुएला, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सिंपल सिंपल। इससे क्या होगा, इससे है ना आपका आंसर पूरा तो आई कैन नॉट से पूरा लग रहा है कि नहीं, बट आई मस्ट से कि उसको अच्छा लग सकता है। बिकॉज दोनों बातें अलग अलग है। पूरा मतलब शायद एमपी नहीं लिखना तो भी ठीक लग रहा है, शायद वर्ल्ड नहीं लिखना तो भी ठीक लग रहा है। अच्छा लग सकता है क्योंकि आप जो कॉपी चेक कर रहा है सामने वाला, हो सकता है ही इज़ कीन इंटरेस्टेड कि भाई बंदा मेरे को या लड़की है, लड़का है, जो भी है, मेरे को ये बताए एमपी में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत बता दो, ठीक है। जैसे मैंने 4 लाइन में लिखा है, आप 2 लाइन में लिख दो। सागर डिस्ट्रिक्ट में है, बीना रिफाइनरी है, रायगढ़, ठीक है, बीना ऑयल फील्ड्स है, बस सिंपल। मेजर हफ ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर कहीं पे भी कोई गलती होती है तो आई एम वेरी सॉरी, ट्रांसलेटर की गलती है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सॉरी। सो इसमें हम कॉटन टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब आपको पता ही होगा कपास तो इतना पुराना है, सिल्क रूट टाइप से भी है। सिल्क तो भाई सिल्क रूट तो अलग हो गया ना, लेकिन हो सकता है उस समय भी कॉटन का कुछ होता हो, तो प्लीज़ मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। डोंट कमेंट में मत करना कि भाई तेरे को कुछ पता नहीं है, सिल्क रूट क्यों जोड़ रहा है, सिल्क सिल्क होता है, कॉटन कॉटन होता है, कपड़ा कपड़ा होता है भाई, कॉटन से कपड़ा बनता होगा उस समय भी शायद। सो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कॉटन टेक्सटाइल, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, आधी क्वेश्चन को पढ़ने में ही समझ में आ जाती है चीज़ें। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, रॉ मटेरियल की बहुत बढ़िया अवेलेबिलिटी है, बाकी हमारा कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान चला गया, इधर बांग्लादेश चला गया, बट फिर भी हमारे पास अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, इंश्योरिंग स्टडी सप्लाई फॉर टेक्सटाइल मिल्स, स्पेशली स्टेट्स लाइक गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तमिलनाडु है। मेजर कॉटन के टेक्सटाइल जो सेंटर हैं, जैसे मुंबई को, महाराष्ट्र को, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। अहमदाबाद है, अहमदाबाद भी बहुत फेमस है उसके लिए। अब मेरे को शायद गलत लग रहा है, शायद गुजरात को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, शायद। आप एक बार चेक कर लेना, मैंने शायद इसको लिखते टाइम थोड़ा ध्यान नहीं दिया शायद। कोयम्बटूर तमिलनाडु फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, तो ये हो गया। प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट्स, सिंपल। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वीविंग, डाइंग मशीन, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे बहुत सारा। एमपी में कौन कौन सी कॉटन के टेक्सटाइल मिल्स हैं, मेजर एरिया इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम वगैरह लिख दो। स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग इंडस्ट्री कौन कौन सी, एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन भोपाल, कॉटन फैब्रिक्स और यान बनाता है। देखो मैंने एमपी का भी कोशिश करा है, कोशिश करो आप जब भी आंसर लिखो तो एमपी उसमें इंक्लूड कर दो भाई प्लीज़। आई एम जस्ट टेकिंग आई एम जस्ट टेकिंग दीज क्वेश्चंस एज अ रेफरेंस, दीज आंसर ऑल्सो एज अ रेफरेंस। मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर,
मैं जितना जानता हूँ, जितना जैसे निकाल सकता हूँ आंसर, उसी के थ्रू बता रहा हूँ। आपकी आधे से ज़्यादा मेहनत कम करा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की इकट्ठा करके एक बुकलेट बना करके आपको पब्लिश करके दे दूंगा मेरे नाम से। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि कोई ढंग से व्यक्ति कोशिश कर रहा है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग रहे हैं ना भाई, आप ही के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा। मैं नहीं देता अब MPPSC का एग्ज़ाम, मैंने ट्राई कर लिया, मेरे को समझ में आ गया है। दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम फॉर मी। आई हैव जस्ट अंडरस्टूड द पैटर्न, द वे कि इसको कैसे क्लियर करना है मेंस के लिए। प्रीलिम्स में मेरे बहुत पहले, मतलब अभी बता देता हूँ, प्रीलिम्स में मेरे 81 कट ऑफ के टाइम पे 79 आए थे। सो उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड करा कि थोड़ा MP को साइड रखते हैं, गो विद द UPSC। सो इसके बाद हम 3.3 वाला हो गया है हमारा। अब देखो, दिल्ली में, अभी दिल्ली रहता हूँ मैं वैसे, दिल्ली में अभी आज आज ही की बात है, सुबह 5:30 बजे 4.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। बहुत तेज़ भूकंप आया था, मतलब पहली बार मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई, एकदम से ऐसा लगा कि कोई ट्रेन गुजर रही है, बिल्कुल ट्रेन टकरा गई हो, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी। सोचो अगर 4.4 से 5.4 हो जाए तो उसमें इंटू 100 हो जाता है सीधा। सो गिवन अकाउंट ऑफ द मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन इंडिया। अब अर्थक्वेक की बात हो ही रही है, ये भी देख लेते हैं। सो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, माउस खराब हो गया। अर्थक्वेक क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग होता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम टेक्टोनिक प्लेट्स, इसका फोकस होता है, एपिसेंटर होता है, वो सब लिख देना थोड़ा थोड़ा। फिर उसको है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिस ने है ना 4 पहले 5 होते थे, अब 4 कर दिए शायद, सिस्मिक जोन्स में बांटा हुआ है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। ठीक है, ओके। फिर मोस्ट वल्नरेबल जो फॉल करते हैं वो 4 और 5 में करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे हिमालयन बेल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर छोटे मोटे एग्जाम्पल दे देना कि ये मैंने ढूंढे हैं, बाकायदा ढूंढे हैं मैंने इनको। ये कांगड़ा है बिहार में 1934, नेपाल में। आप भुज का एग्जाम्पल दे सकते हो, 2001 में जो 26 जनवरी 2001 में जो भुज में भूकंप आया था, वो बहुत तगड़ा भूकंप आया था। बट आई डोंट नो कि वो कौन, मतलब वो इससे कितना रिलेट कर पाएगा वो एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा है वो एग्जाम्पल, बहुत अच्छा, मतलब एग्जाम्पल है। भूकंप बहुत तेज़ आया था। और शायद 2004 में सुनामी आई थी, उस समय भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो हमारा इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अर्थक्वेक का एक वन ऑफ द मेजर डिवास्टेटिंग एग्जाम्पल दे सकते हो आप उससे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंप्राइजिंग अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा फॉल्स अंडर सेस्मिक जोन 5। सो विटनेस अ मेजर अर्थक्वेक 1897 में। अब इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, भुज का दिया हुआ है ना 2001 का, भुज का 7.7 मैग्नीट्यूड, भाई भयानक। इंडियन ओशन का 9.1 मैग्नीट्यूड, डिजास्ट्रस डिजास्ट्रस, मैं कह सकता हूँ। 1993 में लातूर में आया था, वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब 1993 का थोड़ा कम मान लो, लेकिन भुज का उससे 100 टाइम्स बड़ा था, इतना तगड़ा भूकंप आया था। फिर एक देखो, ये जो आंसर है ना, इस आंसर में कोशिश क्या करनी है हमें, मैंने बहुत सारा डिटेल दे रखा है। आप क्या करना, सिंपल अर्थक्वेक की डेफिनेशन बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा, सिंपल, कि मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं। आप बढ़िया अर्थक्वेक की डिटेल बताओ, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ऐसे याद कर लो, कुछ कुछ एरियाज याद कर लो, कुछ एग्जाम्पल याद कर लो। फिर अर्थक्वेक को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वो लिखने के तरीके को नीचे कंक्लूजन में डाल देना, सिंपल भाई, आंसर ख़त्म। उससे ज़्यादा अगर टीचर को लगता है कि इतने इतने सारे, मैंने बहुत सारे ढूंढ ढूंढ के है ना, मैंने 2-3 बार तो ChatGPT को खा लिया। मैंने कहा तू यार इसको डिटेल डिटेल डिटेल, विद इन 1 लाइन, विद इन 2 लाइन, 50 वर्ड्स ऐसे करके निकाला मैंने ChatGPT से बाद में, क्योंकि भाई इसका आंसर वैसे बन नहीं रहा था मेरे से कुछ। सो ये तो मैं भी बता सकता हूँ डिटेल में, अर्थक्वेक को कैसे रोकना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दो। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस रखो, NDRF SDRS की टीमें तैयार रखने की बात करो। और उसके अलावा पहाड़ी इलाकों में है ना, आजकल वो चेन बनाने का शुरू हो गया है, जालियाँ बनाने का शुरू हो गया है, तो ठीक है वो चीज़ें कर दो। दीज आर दी एनहांस प्रिपेयर्डनेस। बट आप रोक तो सकते नहीं हो अर्थक्वेक को, ऐसा तो है नहीं कि 2 बोतलें टकरा रही हों और आपने दोनों बोतलों के बीच में है ना हाथ डाल दिया तो रुक गया पानी को। पानी नहीं रोक सकते, अर्थक्वेक नहीं रोक सकते, आग नहीं रोक सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं, नेचुरल होता है। तो ये इसमें क्या लिखना समझ गए ना। ठीक है, 3-4 चीज़ें अपने हिसाब से पीछे से बैक करके दोबारा सुन लेना, उनको लिख देना, हो गया। फिर हम इसके बारे में इसके बाद आगे बात करते हैं, डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द रिसोर्सेज इन इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ इसमें है ना, आज के समय में सबसे बढ़िया चीज़ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ज़रूर इंक्लूड करना। पॉपुलेशन की वजह से हमने एनवायरनमेंट को सेंसिटाइज कर रहा हूँ, सेंसिटिवली लेना बंद कर दिया है। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप इस समय एनवायरनमेंट को नहीं बचाते हैं
अभी मान के चलो कि अगले 20-25 साल बाद हर किसी बच्चे को जो पैदा होगा 20 साल बाद 10 साल बाद उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम बचपन से होगी। इवन तो आइज़ की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गई है। चश्मा नहीं लगते थे पहले बच्चों को, लेकिन आजकल बड़े छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे, बड़े सारे छोटे छोटे बच्चों को देखोगे आप, 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, 10-10 साल के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। भाई मैं मुझे तो आई थिंक 18-16 की एज में लगा था चश्मा। वो भी मतलब क्या कहते हैं, फालतू में मैं अपने बड़ों का घर में चश्मा लगा ले रहा था, उसकी वजह से आँख ख़राब हो गई थी। बट आई रियली, और उसके बाद मेरी आंखें ठीक भी हो गई थी काफ़ी हद तक, मतलब एक नंबर कम भी हो गया था। मैं खुद की बात क्यों कर रहा हूँ फालतू में, काम पे आता है सीधा। सो एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, भूल जाते हैं वरना बातों बातों में। डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करें, और प्रेशर क्या पड़ता है उससे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्सेज पे, वो बताएं। जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं, देखो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 1.4 बिलियन, 140 करोड़ के आसपास आबादी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन डिक्लाइंड बट रिमेन स्टेगनेंट, काफ़ी कम हुई है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब सॉरी डिक्लाइन इन दैट सेंस कि अभी स्टेगनेंट होने लगी है। हाई बर्थ रेट हो रही है, डिक्लाइन कम हो रही है, डेथ कम मर रहे हैं, कम लोग कम मर रहे हैं। इंप्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्गर लाइफ हो रही है, एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है लोगों की, जी ज़्यादा रहे हैं लोग, लोगों को जीना ज़्यादा आने लगा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। ये एक वन ऑफ दी बेसिक डेफिनेशन हो सकती है पॉपुलेशन के लिए। सिंपल सिंपल शुरू में हम बेसिक हो सकता है इंट्रोडक्शन टाइप में दे सकते हैं। प्रेशर क्या आ रहा है इससे, प्रेशर आ रहा है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हम ओवर यूज़ कर ले रहे हैं लैंड को, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, वाटर का क्राइसिस बना रहे हैं हम, ठीक है, वाटर शॉर्टेज कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज कर रहे हैं, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, कोल ज़्यादा जला रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ज़्यादा हो रही है, हेल्थ केयर और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरबर्डन कर दे रहे हैं हम। ट्रैफिक्स कर सकते हो हम, एक्सटर्नल हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा है ना, क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन रिसोर्सेज की वजह से हो सकती हैं, सिंपल ये लिख सकते हो। सोल्यूशन भी चाहो तो दे दो। सोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल के कुछ मेजर होने चाहिए। पहले बोलते थे हम दो हमारे दो, आजकल इस चीज़ को ढंग से मतलब ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सरकार बिल्कुल नियम बनाए कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिस किसी के भी बच्चे होंगे उनको सरकार ये फैसिलिटी नहीं देगी या वो फैसिलिटी नहीं देगी, या ये चार्जेस लेगी या वो चार्जेस लेगी। मतलब कुछ इस तरीके का नियम बनाए। आई एम नॉट सेइंग कि सभी के लिए बनाए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है तो सबके लिए नियम बनाए कि सरकार ये मेजर्स लेगी। उसके अलावा नियमावली निकाले कि भाई आपके बच्चों को 3 बच्चे हैं तो उस पर ये होगा, ऐसा होगा। कुछ सस्टेनेबल रिसोर्स का मैनेजमेंट करे, चीज़ों का व्यय करना बंद करे, नदियाँ साफ़ करो, एनवायरनमेंट बचाओ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और लड़कियाँ पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अभियान में बेटियों को पढ़ाओ, लड़की अगर सशक्त होगी पढ़ेगी लिखेगी। बट प्लीज़ कोशिश करें लड़कियां भी समझें, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो भी समझें। आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें, और आप कोशिश करें कि 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दें। आप 10-12 लड़कियां 15 लड़कियां मिल के कोई अच्छा संस्थान खोलें, उसके बाद और लड़कियां लड़कों को अच्छा स्किल डेवलपमेंट दें, लोगों को एजुकेशन दें, ठीक है, जिससे कि और लोगों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आप कोई भी एसडीजी का गोल इंक्लूड कर सकते हो। देन इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, प्लीज़ ट्राई टू लर्न द थिंग्स। और आप चाहें तो, मैं शुरू में एक बार दोबारा नहीं बोल पाता, आप चाहें तो पूरा वीडियो 1.5x पे भी सुन सकते हो, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फिर देन हम 3.5x पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ कोल इन मेजर एरियाज ऑफ कोल प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कोल कैसे होता है, और मेजर एरियाज ऑफ कोल प्रोडक्शन इन एमपी, सिंपल, ठीक है। मध्य प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स इन स्टेट, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज नीड्स, ठीक है। हैज़ वास्ट कोल रिजर्व्स हैं, जहाँ पे सिंगरौली है, सीधी, उमरिया, बैतूल, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। सिंगरौली कॉल्ड कोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंगरौली को कोल्ड कैपिटल भी कहा जाता है। 4 प्रकार का कोल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर शायद बिटुमिनस कोल मिलता है हमें, वो ठीक है, सेकंड कैटेगरी का कोल है। उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है, एंथ्रेसाइट होता है टॉप क्वालिटी का। टॉप क्वालिटी का तो नहीं मिलता हमारे यहाँ पे, बिटुमिनस मिलता है सेकंड मोस्ट टॉप क्वालिटी का। फिर लिग्नाइट होता है, वो थर्ड क्वालिटी का आता है, बेकार सा। और पीट तो मतलब बिल्कुल ही घटिया होता है। तो कोल कैपिटल बोला जाता है। आप उन चारों के भी नाम दे सकते हो। और कौन करता है कोल कैपिटल को, मतलब होस्ट मेजर कोल ऑपरेटेड बाय नदर्न कोल फील्ड्स, एनसीएल के द्वारा किया जाता है। और कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ ड्रिवन बाय बोथ ओपन कास्ट माइनिंग भी होती है, और पता नहीं एक शायद रैट होल माइनिंग वगैरह जैसा कुछ होता होगा, वो भी होती होगी, ठीक है ना। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होती है।
द एक्सट्रैक्टेड कोल इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हो गया, स्टील प्रोडक्शन के लिए हो गया, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप लिख सकते हो, और लॉन्ग टर्म यूज़ है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मेजर कोल फील्ड्स ऑफ एमपी, सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात, इसमें सिंगरौली कोल्ड फील्ड्स है, सोहागपुर है, पेंच कानन है, सतपुरा है और वर्धा वैली। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा था ये वर्धा वैली जो है शायद ये महाराष्ट्र में है, बट ये छिंदवाड़ा टच कर रही है तो शायद नीचे महाराष्ट्र में ही टच होगी। देख लेना, ये 4-5 है, बस हो गया इससे आंसर आपका। अब इसको डिस्क्राइब क्या करना है यार, सिंगरौली सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, इनके नाम आप खुद से ढूंढ के लिख सकते हो, नदन कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, उसके बाद बिटुमिनस मिलता है, ठीक है, सोहागपुर में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, उमरिया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया, टॉप मोस्ट क्वालिटी के आपको बढ़िया बढ़िया आपको टाइगर्स मिल जाएंगे। ये चीज़ें याद होनी चाहिए यार, ऐसे ही याद करना पड़ता है पेपर में। वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब याद करो पास में। छिंदवाड़ा है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, माइंस लाइक न्यूटन, और क्या लिखा है, शोभापुर, मोहन माइंस, बैतूल में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, पाथरखेड़ा माइंस, तवा एंड भरखुई, भरखुई माइंस। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। वो पूछ रहा है आपको बस एमपी याद करना है अच्छे से, प्रीलिम्स में एमपी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन मेंस के क्वेश्चन देखना यार मस्ट, देख के जाना। इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको, मतलब आंसर्स के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि कोई ढंग से वीडियो बता रहा है, बना रहा है एमपीपीएससी के लिए। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। सिंपल लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज पहले मुझे खुद ही बता देना, अगर 10-12 इंडस्ट्रीज के नाम पता हो तो। सीमेंट क्या होता है, ठीक है, वो नहीं लिखना है। मध्य प्रदेश वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट प्रोडक्शन स्टेट्स हैं। देखो मैं पहले, बहुत पहले ना, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, एक तो मैहर हो गया आपका, एक आपका क्या कहते हैं, मैं कटनी में था, कैमूर, कैमूर एमपी में ही पड़ता है, कटनी एमपी में ही पड़ता है ना, हाँ कटनी एमपी में पड़ता है, तो कटनी कैमूर में वहाँ पे है, मैहर में है, तो दो तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। उसके अलावा आप लिख सकते हो बहुत सारी की सारी, दो मेरे को याद है तो मैंने बता दिया, मैहर है, एक कटनी में भी है, तो अगर यहाँ पर नहीं दिया हो तो बात अलग है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, प्रिज्म जॉन है, बिरला कॉरपोरेशन, जेपी रिवा, विक्रम सीमेंट, उसके बाद फिर हिडलबर्ग, ओके हिडल्सबर्ग, एसीसी सीमेंट, ये दिया ना कैमूर। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, हैं आई मीन, और वो उनकी पोस्टिंग हुई थी कैमूर में, तो मेरे को याद है एसीसी सीमेंट की वहाँ पे थी, और उसके बगल में मैहर पड़ता था, हम जाते थे रहते थे, मैहर पास में पड़ता था, तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट की थी। और वहाँ पे चादरें भी बनती हैं, चादर होती है ना, वो लोहे की चादरें होती हैं, वहाँ पे चादर की भी फैक्ट्री थी पास में। अब उस जगह की लोकेशन का बताना मेरे को, कहाँ पे है वो। सो ये हो गए मेजर सीमेंट प्रोडक्शन, और सिग्निफिकेंस और ग्रोथ लिख दिया मैंने कि सिग्निफिकेंस क्या है, की कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी, इससे हमें क्या कहते हैं, रेल नेटवर्क्स को प्रोवाइड करा जा सकता है, एडिशनल हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्ट निकलता है इससे, हम उससे है ना एनवायरनमेंट को फ्यूल यूसेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हार्म होने से रिड्यूस कर सकते हैं। की कंट्रीब्यूटर है, वापस से वही लिख दो, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरिंग फ्यूचर ग्रोथ इन इंडिया, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका सभी का ये वाला पेपर हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया है भाई। और कोशिश करना आप सभी लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, बताएं कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो ढंग से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं प्लीज़, मेरी मेहनत को वेस्ट ना करें, मुझे मतलब एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा इसी के साथ। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का प्रीलिम्स का पेपर बहुत अच्छा गया हो, और जय हिंद, जय भारत। जाग गया। अभी कहाँ? अभी फिर से सोने? ठीक है, जैसा आप कहे। अरे लाने जा, लाने जा।